वेलकम टू जीओसी लेक्चर सीरीज। हमें पता है कि सीसीआई में हमने स्टार्ट किया है जीओसी लेक्चर सीरीज, तो उसमें हम देख रहे थे आइसोमेरिज्म। अगर आपने आइसोमेरिज्म का वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप आइसोमेरिज्म वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पूरा जीओसी लेक्चर सीरीज देखना है तो जो नेक्स्ट आई आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप पूरा जीओसी लेक्चर सीरीज आप देख सकते हो। समझ में आई बात? तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसमें कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होने की वजह से एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कई सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो उसके डिफरेंट टाइप्स देखे थे हमने। फर्स्ट क्या देखा था बताओ? चलो, चेन आइसोमर, करेक्ट। देन पोजीशन आइसोमर, देन रिंग चेन आइसोमर, देन देखा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, देन मेटामर्स, एंड देन देखा था लास्ट में कौन सा रहेगा टाउटोमेरिज्म, करेक्ट। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप। तो आज हम देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कुछ ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है कि जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, एंड देन कन्फिगरेशनल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो चलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है ये हम देखते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है मेरा द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या है, सेम है, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आई बात समझ में? तो उनका क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट होगी। तो उसकी वजह से जो बनते हैं आइसोमर्स उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में? चलिए, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने देखा है यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को। किसको पढ़ेंगे हम? कन्फिगरेशनल। और उसमें भी हम बस पढ़ेंगे ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में हम आज देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल इनटू ईच अदर एट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये, रूम टेम्परेचर। मतलब जो रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स मतलब उनको हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर मुझे एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बताओ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ये वाला, ये क्या होगा? दे आर इंटर कन्वर्टिएबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। तो इनको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में? सीधा है, ये रूम टेम्परेचर पे चेंज नहीं होंगे और जो कन्फर्मेशनल है वो रूम टेम्परेचर पे चेंज होंगे, मतलब इंटर कन्वर्ट होंगे। तो चलिए कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बढ़िया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या होता है कि मान लो अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हो तो आपको 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देते, तो वो क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब उनमें रोटेशन अलाउ नहीं है। अब रोटेशन किसके बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड डबल बॉन्डेड सिस्टम्स और साइक्लिक सिस्टम।
जो हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम होगा, मान लो मेरे पास है एक C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, या फिर कोई साइक्लिक सिस्टम है जैसे ये 3 मेंबर, ये 4 मेंबर हो गया, ये 5 मेंबर हो गया, तो इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा अराउंड दीज 2 कार्बन एटम, एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, या फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, या फिर एक ऐसी साइक्लिक सिस्टम होगी जिसमें कार्बन और कोई अदर कार्बन है उसके बीच में होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से वो क्या होंगे, वो स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो उस वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, एंड उसमें आता है मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बीच में है कार्बन और कार्बन, बराबर। तो आप इमेजिन कर लो कि इन दोनों कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, बराबर। तो हमें पता है डबल बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये पाई ऑर्बिटल्स, ये कौन सी ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल्स, वो ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होगी वो होगी ऐसे वर्टिकल ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, वो वर्टिकल, मतलब ये दोनों कार्बन के जो ये लोब्स है पी ऑर्बिटल्स के, वो एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं। समझ में आई बात, यहाँ पे बॉन्ड है इस वजह से हमने ओवरलैप नहीं किया, बट एक्चुअल में वो क्या होंगे, इधर ओवरलैप होंगे, बराबर। तो बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग ये जो बॉन्ड रोटेट होने वाला है, वो रोटेशन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, मतलब ये हाइड्रोजन रोटेट होके ऐसे घूम के यहाँ से इस साइड में आ सकता है, बट अभी ये डबल बॉन्ड होने की वजह से वो रोटेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, और उस वजह से जो आइसोमर बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों है, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स ऐसे वर्टिकली ओवरलैप हुए हैं, तो उस वजह से वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस वजह से जो आइसोमर बनेंगे उनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कंडीशंस देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो फर्स्ट तो मैंने बता दिया कि कंपाउंड्स मस्ट हैव C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और इट शुड बी साइक्लिक। ये 3 कंडीशन अलोंग विथ साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, तभी क्या पॉसिबल है मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बोथ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंट विथ डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स होने चाहिए। दे शुड नेवर बी सेम, यहाँ पे लिखा है हमने, क्या होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात। तो बोथ द एटम्स और जॉइंट विथ डबली बॉन्डेड कार्बन दे मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स। जब हम इसके टाइप्स देखेंगे तब आगे हमें पता चलता जाएगा कि क्या इसका कहना है कि वो डिफरेंट होने चाहिए और सेम नहीं होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस तो हो गई। तो चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के हम टाइप देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिवाइडेड है 2 पार्ट में, एक होता है सिस आइसोमर, दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर। अभी आपको ये बात समझ में आएगी जो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी। तो सिस आइसोमर में क्या होता है कि when same groups are present on same side of double bond, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। एंड देन इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा मेरा, when same groups are present on opposite side, क्या होगा मेरा, when same groups are present on opposite side of double bond, तब जो बनेंगे आइसोमर्स उनको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा,
ट्रांस आइसोमर्स। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं हम कि इनके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे। तो हो गया डेफिनेशन, बट डेफिनेशन से अच्छा है हमें एग्जाम्पल से और इजीली समझ में आता है। तो ये हो गया सिस आइसोमर, ये हो गया ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या दिया है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर सेम ग्रुप होना चाहिए, तो ये हो गया सिस आइसोमर। तो चलिए मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, सेकेंड कंडीशन, कि डबल बॉन्डेड एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है और ये एक CH3 है, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? नहीं। जैसे ये एग्जांपल है मेरा, तो मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भले ही CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? नहीं है। समझ में आई बात? जो सेकंड कंडीशन थी, तो मैंने उसी वजह से बोला कि जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको बात समझ में आएगी। तो ये तो हो गया सेकंड कंडीशन वाला। अब सिस आइसोमर मैंने क्या बोला था कि व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर मान लो मैंने यहां से एक प्लेन पास कर दी, क्या पास कर दी? प्लेन। हमें पता है ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, तो मान लो मैंने यहां से एक प्लेन पास कर दी, तो अगर इस प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में, तो यहाँ पे अगर CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 होना चाहिए। तो इस आइसोमर को क्या बोलूंगा मैं? सिस आइसोमर। क्या बोलूंगा इसको मैं? सिस आइसोमर। मतलब डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम ग्रुप है। यहाँ पे देखो ऊपर CH3 है, नीचे हाइड्रोजन है, तो दोनों क्या है? प्लेन के अपोजिट, मतलब सेम साइड में है। CH3 दोनों सेम साइड में, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में, तो इसको मैं बोलूंगा सिस आइसोमर। समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस आइसोमर क्या होगा। तो मैं इसी प्लेन को क्या करूंगा? थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। क्या करूंगा? थोड़ा सा आगे लेते जाता हूं और मैं निकालता हूं ट्रांस आइसोमर का एग्जांपल। तो मान लो मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C है, तो ट्रांस आइसोमर में क्या होगा कि ये CH3 इस साइड में है, तो ये वाला CH3 अपोजिट साइड में चला जाएगा। तो देखो व्हेन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, अगर CH3 एक ऊपर है प्लेन के, तो ये वाला CH3 नीचे रहेगा, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस आइसोमर को मैं क्या बोलूंगा बताओ? इसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस आइसोमर। मतलब आप इजीली समझ सकते हो, ट्रांस मतलब अपोजिट, सिस मतलब सेम साइड पे। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके हमने समझाया है। तो चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर क्या होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है NH2 और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बताया था कि प्लेन के सेम साइड पे अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे सिस। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये हो गया मेरा ट्रांस आइसोमर। क्या हो गया मेरा? ये ट्रांस आइसोमर। समझ में आ रही बात? चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3। ऐसा नहीं कि हर बार मेरे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है ये CH2 CH3। तो मान लो ऐसा कंपाउंड है मेरे पास, तो देखो प्लेन देखना है हमें। क्या देखना है? प्लेन के सेम साइड पे आपको क्या दिख रहा है? दो सेम ग्रुप दिख रहे हैं, CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं सिस आइसोमर। क्या बोलूंगा इसको? सिस आइसोमर। तो आई बात समझ में? होप सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान है। अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप दिख रहे तो उसको बोलते हैं सिस। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में दिख रहे हैं प्लेन के, तो उसको मैं बोलूंगा ट्रांस। एक मस्ट कंडीशन क्या है कि इस कार्बन को, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। बस यही एक कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये तो हो गया सिस आइसोमर्स, बराबर।
तो चलिए थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। क्या होता है कि दो कंपाउंड तो बन रहे हैं, मतलब एक कंपाउंड है जो सिस है, दूसरा कंपाउंड है जो ट्रांस है, तो उनकी कुछ तो प्रॉपर्टीज रहेगी कि जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आपको पता होगा क्या होता है कि वहां पे पोलराइजेशन होता है एक मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो चलो बताओ ये कौन सा आइसोमर है? करेक्ट, Cl दोनों सेम साइड में है तो ये हो गया सिस आइसोमर, बराबर। अब मुझे बताना है कि डाइपोल मूवमेंट होती क्या है, तो 1 मिनट में बताता हूँ कि डाइपोल मूवमेंट होती क्या है। कि क्या करेगा ये Cl, हमें पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है ये Cl? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी अपनी तरफ पुल करेगा। क्या करेगा? वो पुल करेगा। तो यहाँ पे पोलराइजेशन होता है बॉन्ड्स का, मतलब इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं कंप्लीट नहीं बोल रहा, पार्शियल मतलब पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे चार्ज सेपरेशन की मतलब कंडीशन यहाँ पे बन जाती है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे अराइज होता है एक मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। समझ में आ रहा है? तो डाइपोल मूवमेंट एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वो? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है और जिसको मैग्नीट्यूड भी है। समझ में आ रही है बात? तो अभी देखो सिस आइसोमर है मेरा, तो सिस आइसोमर में मैं यहाँ पे ले लिया ये पार्टीशन और पार्टीशन के सेम साइड में मेरा दोनों डाइपोल मूवमेंट है, बराबर। दोनों किस साइड में है? सेम साइड में। तो यहाँ पे कुछ तो इसकी वैल्यू होगी क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड भी है। क्या है? इसको मैग्नीट्यूड भी है। अगर मैंने इसका ट्रांस आइसोमर बना लिया तो चलो बना लेते हैं C डबल बॉन्ड C, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो इनकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? एक की इस तरफ, एक की दूसरे तरफ, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। ये क्या हो गया मेरा? ट्रांस आइसोमर। क्या हो गया मेरा? ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर की डाइपोल मूवमेंट दोनों सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में, बट ट्रांस आइसोमर की डाइपोल मूवमेंट एक इस साइड में है, एक नीचे वाले साइड में। तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट आएगी वो क्या होगी? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वो क्या आएगी? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा वो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा? वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0। तो उस वजह से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सिस आइसोमर की डाइपोल मूवमेंट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट? ट्रांस आइसोमर। समझ में आ रही है बात? डाइपोल मूवमेंट एक प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखते हैं हमें, तो उसमें सिस आइसोमर्स की डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। देन सेकंड है मेरा बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके सामने कंपाउंड्स है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जहां पे जो लिक्विड है हमारा वो बॉइल होना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर्स इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर। तो इस मतलब सिस आइसोमर्स में क्या होता है कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर। मान लो जैसे मेरे पास ये सिस आइसोमर वाला कंपाउंड है और ये दूसरा सिस आइसोमर वाला कंपाउंड है, तो अगर ये ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें इंक्रीज हो जाता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो उस वजह से सिस आइसोमर्स का ज्यादा होता है। रीजन क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का? they possess intermolecular force of attraction. Then next है solubility. अब solubility किसकी ज्यादा है? सिस और ट्रांस में सिस की ज्यादा है, वो भी वाटर में दी है। यहाँ पे क्या होता है कि सिस आइसोमर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बन जाती है। H2O में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो उस वजह से जो सिस आइसोमर्स है उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर।
तो यहाँ पे देखो ये कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बनाएगा, तो उस वजह से सोल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। बट सिस में सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। देन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ट्रांस का ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, मतलब ये सारे कंपाउंड ऐसे एक ऑर्डरली पैक रहेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे सॉलिड स्टेट में। अगर वो परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे तो उनको ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस वजह से ट्रांस आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है? कि ये एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसमें फॉर्म होता है? फॉर्म्ड इन ट्रांस आइसोमर। क्या होता है? ट्रांस में परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आ रहा है बात? देन लास्ट है स्टेबिलिटी। अगर बताओ परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है तो ट्रांस आइसोमर की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहाँ पे एक और रीजन है, देखो यहाँ पे Cl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पे वेंडरवॉल रिपल्शन बढ़ जाएगा, वेंडरवॉल इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि सिस में क्या है कि दो बल्की ग्रुप, देखो यहाँ पे दो Cl एक साइड में है, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट ट्रांस में देखो एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे के दूर है, तो कोई सवाल ही नहीं बनता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का। तो उस वजह से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ट्रांस आइसोमर की। होप ये आपको बात समझ में आई होगी। बस एक पॉइंट में मैं सबके रीजंस बता देता हूँ। डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी? सिस की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम साइड में। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी। ट्रांस आइसोमर में वो डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उस वजह से सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। देन थर्ड है मेरा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी सिस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा फॉर्म होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई तो कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाता है। एंड देन मेरा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सॉलिड में परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कौन? ट्रांस आइसोमर्स। एंड देन लास्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट साइड में, यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक दूसरे के सेम साइड में, उस वजह से सिस आइसोमर्स आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। होप आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आई बात? चलो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं डाइपोल मोमेंट के ऊपर। सपोज मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, एक Cl है, एक हाइड्रोजन, CH3 ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे ये CH3 और ये Cl, और इसका मैंने ले लिया दूसरा आइसोमर। तो चलो बताओ किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? तो ये तो हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, तो डाइपोल मोमेंट हमें पता है सिस आइसोमर की ज्यादा होगी। सिस आइसोमर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जेईई या नीट में और या फिर सीईटी में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज सिस आइसोमर की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ट्रांस आइसोमर की ज्यादा होती है, एंड सोल्युबिलिटी इन वाटर सिस आइसोमर की ज्यादा होती है। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ई एंड जेड आइसोमर्स। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इसके ऊपर कि ये ई एंड जेड कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ई एंड जेड आइसोमर होता क्या है और इसको प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस ट्रांस होने की मतलब वो तो है, फिर भी ई एंड जेड क्यों यूज करने लगे। तो सिस ट्रांस आइसोमर जो यूज होता है तो उसमें कार्बन को जो ग्रुप्स रहेंगे, दोनों कार्बन को वो ग्रुप सेम रहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास C डबल बॉन्ड C, CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH3। देखो इन दोनों को जो ग्रुप है सेम,
इन दोनों का ग्रुप है, बराबर। तो ये इस वजह से हम इसमें यूज करते हैं सिस और ट्रांस, इसका जो आइसोमर होगा वो। बट ई एंड जेड का नोटेशन यूज करते हैं हम, ई एंड जेड यूज करते हैं व्हेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स, समझ में आ रहा है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। मान लो कि मेरे पास 4 डिफरेंट ग्रुप है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है, तब हम यूज करेंगे ई एंड जेड नोटेशन। तो उसमें ई मतलब होता है इंजिन, जिसमें हम बोलते हैं उसको अपोजिट साइड, एंड जेड मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं सेम साइड। समझ में आ रहा है, ये शायद ग्रीक वर्ड है, एक होता है इंजिन जिसका मीनिंग है अपोजिट, जिसका मीनिंग है सेम साइड। मान लो जनरली हम देखते हैं एक एग्जांपल, जनरली सी डबल बॉन्ड सी है, इसको इधर ए अटैच है, बी अटैच है, सी अटैच है, डी अटैच है, तो ये तो हो गए 4 डिफरेंट ग्रुप, बराबर। अगर मुझे इसमें प्रायोरिटी देनी है, क्या देनी है, प्रायोरिटी। अगर सपोज इसको आ रही है फर्स्ट, इसको आ रही है सेकंड, यहाँ पे इसको आ रही है फर्स्ट, इसको आ रही है सेकंड। अब देख लो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पे है, अपोजिट साइड पे, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं ई आइसोमर। क्या बोलूंगा मैं इसको, ई आइसोमर, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। किस साइड में है वो, अपोजिट साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। देन नेक्स्ट जो है मेरा जो सेमन, तो इसमें क्या आएगा, सेम साइड में। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि जैसे मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी ए बी। अब ये सी को मैंने इस साइड में ढकेल दिया और ये डी यहाँ पे। देखो ए को फर्स्ट प्रायोरिटी, बी को सेकंड प्रायोरिटी, सी को फर्स्ट प्रायोरिटी, डी को सेकंड प्रायोरिटी। तो ये क्या हो गया मेरा जेड आइसोमर। क्या हो गया ये जेड आइसोमर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि क्या है कि मैं ये वाले कार्बन पे जो ग्रुप है उनको प्रायोरिटी अलग से दे रहा हूं 1 and 2, और ये वाले कार्बन पे जो ग्रुप है उनको प्रायोरिटी में अलग से दे रहा हूं, ये देखो 1 and 2। तो मतलब जो कार्बन है उसके ग्रुप से उनमें प्रायोरिटी अलग रहेगी, ये वाला कार्बन है उनके ग्रुप से उनकी प्रायोरिटी अलग रहेगी। आ रही है बात समझ में। तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में आ गए तो वो हो गया ई आइसोमर, और सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड में आ गए प्लेन के, तो ये हो गया जेड आइसोमर। सो सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन, यहाँ पे हम बोलेंगे सेम साइड। आई बात समझ में, ई आइसोमर क्या होगा, जेड आइसोमर क्या होगा। ये तो बता दिया मैंने कि ई एंड जेड कैसे प्रेडिक्ट करना है, कि मान लो मैंने प्रायोरिटी दे दी, उसमें सेम प्रायोरिटी वाले प्लेन के सेम साइड पे ऊपर है तो वो हो गया जेड, अगर वो दोनों अपोजिट साइड पे है तो वो हो गया ई आइसोमर। बट प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है ये कौन बताएगा। तो चलिए देखते हैं हम कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी का रूल होता है जिसको हम CIP रूल बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट है कान, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग, तो इन्होंने एक रूल बताया है कुछ, तो उनका यूज करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइसोमर ई है, कौन सा आइसोमर जेड है। तो 2 3 4 रूल है, तो वो हम हर रूल देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट है मेरे पास क्या है, चलो रीड करो फर्स्ट मेरे साथ। Atoms or groups which are directly attached to stereogenic center। stereogenic center मतलब मेरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको हम बोलेंगे stereogenic center। have higher atomic number will have higher priority। मतलब इसका क्या है कि मेरा जो C डबल बॉन्ड C है जो stereogenic center है उसमें जो भी एटम डायरेक्टली अटैच है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया OH, यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ पे ले लिया मैंने NH2। यह एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। तो इसमें मुझे देखना है कि इस वाले कार्बन को जो स्टेरियोजेनिक सेंटर है मेरा, इसमें एटॉमिक नंबर देखना है जो डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को। जैसे यहाँ पे कौन से ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, जरा मैं उनको बॉक्स कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये कार्बन हो गया, ये यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और ये यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। तो ये तो हो गए डायरेक्टली अटैच। तो चलो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का, तो इसको आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी।
देन इसको आएगी सेकेंड प्रायोरिटी। हमने बताया है कि हर एक कार्बन की प्रायोरिटी अलग होगी, तो ये तो हो गई इसकी प्रायोरिटी। अब चलो इसकी देखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऑब्वियसली नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लेन के। अगर मैंने ये प्लेन प्लास कर दिया, यहाँ पे है फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे है फर्स्ट प्रायोरिटी, दोनों हो गए अपोजिट साइड। तो इसको मैं नाम दूंगा क्या, कौन सा आइसोमर, ई आइसोमर। क्या बोलेंगे हम इसको, ई आइसोमर। देन अगर मेरे पास ऐसा है सेम मॉलिक्यूल का जेड आइसोमर कैसा आएगा, चलो बताओ। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं। सेम मॉलिक्यूल का जेड आइसोमर, तो यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH3, ये हो गया OH, ये हो गया NH2 और ये हो गया हाइड्रोजन। तो देखो इसमें इसकी आएगी फर्स्ट, इसकी आएगी सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो गया इसका जेड आइसोमर। क्या हो गया ये, जेड आइसोमर। तो होप आपको फर्स्ट ग्रुप समझ में आया होगा कि हमें देखना क्या है, जो कार्बन को डायरेक्टली अटैच जो एटम है उसको देखना है, उसका एटॉमिक नंबर देखना है। अगर वो ज्यादा होगा तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, उसी को जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रूल क्या होगा। When the atomic number is same, अभी आ गया देखो, एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे, सेम है। जैसे मेरे पास आइसोमर्स है तो प्रायोरिटी असाइन्ड ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तो चलो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोमर्स। तो जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ट्रिटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, एंड देन ये हो गया मेरा, मान लो एक CH3 ले लिया मैंने। समझ में आ रहा है। तो इसमें मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ट्रिटियम में तो मैं इसको दूंगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। इसका लूंगा, इसको हाइड्रोजन को दूंगा, देन सेकेंड। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। देन यहाँ पे ये है ड्यूटेरियम और यहाँ पे ये है CH3, तो ऑब्वियसली इसको तो सेकेंड आने वाला है, इसको आएगा फर्स्ट। अब देखो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ चले गए, अपोजिट साइड में। तो ये हो गया मेरा ई आइसोमर। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो आइसोमर्स है उसमें उनके एटॉमिक वेट होने चाहिए पता। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका होता है 1, ड्यूटेरियम है, इसका होता है 2, एंड देन ये ट्रिटियम है, इसका होता है 3। तो ट्रिटियम का एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो अगर मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में इनको रखना है तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ट्रिटियम की, देन ड्यूटेरियम की, देन हाइड्रोजन की। अगर मेरे पास C12 है एंड C13 है तो इसमें किसकी ज्यादा आएगी, C13 की आएगी। ऐसे कई सारे आइसोटोप्स आपको मिलेंगे, जैसे Cl के 35, 37 है तो उसमें Cl के 37 को ज्यादा प्रायोरिटी आएगी, क्योंकि उनका एटॉमिक वेट ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात, कि अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो हमें क्या देखना है, उसका एटॉमिक वेट देखना है। ये तो हो गया एटॉमिक वेट वाला सिंपल सा रूल। इसको हम जेड आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसका जेड आइसोमर लिखिए। देन चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हेन बोथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट आर सेम। क्या बताया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आर सेम, देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड बाय नेक्स्ट जॉइनिंग एटम। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है एक CH3, यहाँ पे एक है CH2 CH3 और यहाँ पे एक है हाइड्रोजन और यहाँ पे है मान लो CH2OH। अभी मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो मैंने क्या कहा था कि मुझे फर्स्ट जो डायरेक्टली अटैच है पहले वो देखना है। अब इन दोनों केस में देखो डायरेक्टली अटैच कौन सा है, दोनों कार्बन है। अब दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, देन एटॉमिक वेट भी सेम है। तो मुझे उस टाइम पे क्या देखना है कि नेक्स्ट जॉइनिंग एटम। तो नेक्स्ट जॉइनिंग एटम क्या है, इस कार्बन को ये 3 हाइड्रोजन अटैच है बराबर, बट इस वाले कार्बन को ये 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है। तो ये कार्बन क्या करेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करेगा नेक्स्ट कार्बन। तो हमेशा अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं और उसकी प्रायोरिटी देखते हैं। तो कार्बन की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसकी आएगी फर्स्ट, इसकी आएगी सेकेंड, देन यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट सॉरी सेकेंड एंड ये आएगा फर्स्ट। तो समझ में आई बात।
अगर ऐसा केस है तो मेरे पास ये बन जाएगा ई आइसोमर। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है आपको समझ में आया कि जैसे सेम प्रायोरिटी या फिर सेम एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप है तो मुझे डिसाइड करना है नेक्स्ट एटम से। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जांपल, जैसे मेरे पास है ये CH3OH, यहाँ पे है CH3CH2OH, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH2NH2। तो चलो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा CH2। तो बताओ अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2OH है, कार्बन को 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो ऑब्वियसली इसको जाएगी फर्स्ट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और जो नेक्स्ट अटैच है वो कार्बन है बस, तो इसको जाएगी मेरी सेकेंड। देन यहाँ पे आएगी इसको सेकेंड एंड देन CH2NH2 को आएगी फर्स्ट। तो ये क्या हो गया मेरा, कौन सा आइसोमर? दोनों प्लेन के सेम साइड में है, तो ये हो गया मेरा Z आइसोमर। क्या हो गया मेरा? Z आइसोमर। समझ में आ रहा है बात? तो अगर जैसे सेम एटम अटैच है तो जो मुझे कनेक्टिविटी देखनी है वो नेक्स्ट एटम की देखनी है कि नेक्स्ट एटम मेरा कौन सा है। चलो एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। C डबल बॉन्ड OCH3 देन OH एंड देन यहाँ पे लिख देता हूं मैं NHCH3 एंड देन यहाँ पे लिख लेता हूं मैं NH2। अब बताओ, सो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सेम एटॉमिक नंबर बराबर, सेम एटॉमिक वेट। तो नेक्स्ट एटम जो दिख रहा है यहाँ पे कार्बन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा जाएगी देन इसको सेकेंड। यहाँ पे देखो NH एंड देन CH3, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कार्बन नेक्स्ट, यहाँ पे तो सेम नहीं है हाइड्रोजन, तो इसको जाएगी यहाँ पे 1 and 2। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया मेरा? अगर मैं प्लेन पास कर दूं यहाँ से तो ये हो गया सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में, तो ये हो गया मेरा ई आइसोमर। समझ में आ गया? अगर मेरे पास सेम एटॉमिक नंबर है तो मुझे देखना है नेक्स्ट एटम जो अटैच है और उस हिसाब से मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। आ गई बात समझ में? ये हो गया सिंपल सा रूल। देन थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करो। C डबल बॉन्ड C, थोड़ा सा CH2OH देन CH2, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, CH2 देन CH2OH, यहाँ पे भी OH और देन यहाँ पे O CH3 एंड यहाँ पे O CH2 CH3। तो चलो इसको सॉल्व करो आप होमवर्क, एज अ होमवर्क बोल के, और बताओ मुझे क्या आएगी प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है? E एंड Z आप कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है। देन चलो नेक्स्ट रूल पाते हैं। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल क्या है हमारा? If multiple bonded groups are attached to the double bonded carbon, then they are considered in the following manner। तो following manner क्या होता है? चलो देखते हैं। Multiple bonded groups कौन से होते हैं वो पहले देखते हैं। Multiple bonded groups, तो multiple bonded groups होता है जैसे C डबल बॉन्ड C। मान लो मेरे पास ये पैरेंट मॉलिक्यूल है, इस C डबल बॉन्ड C को ये जो है ये ग्रुप्स अटैच है बराबर। तो ये हम कैसे लिखेंगे? तो इसको मैं कंसीडर करूंगा, मैं हर वक्त ये जो यहाँ पे एटम अटैच है इसको मैं बॉक्स कर देता हूं थोड़ा, सॉरी, यहाँ पे जो एटम अटैच है तो उसको मैं लिख देता हूं येलो पेन से। किस पेन से लिख देता हूं? येलो। तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमेशा येलो पेन से रहेगा, मतलब ये जो ग्रुप है मेरा, ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? येलो वाला ग्रुप हो जाएगा बराबर। तो अगर ये येलो वाला ग्रुप ऐसा है तो मैं इसको ऑलवेज कंसिडर ऐसे करूंगा, ये तो मुझे येलो पेन से लिखना है बराबर। तो ये हो गया ये कार्बन मतलब ये वाला कार्बन ही हो गया ये कार्बन। अब इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, मतलब आगे ये कार्बन है और ये एक कार्बन, तो इस कार्बन को मैं जो 2 बॉन्ड कनेक्टेड है ऐसे सोचूंगा,
समझ में आ रहा है बात। देन नेक्स्ट, अगर मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C को यहाँ पे अटैच है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, तो इस C डबल बॉन्ड O को मैं कैसे लिखूंगा? तो चलिए मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड O, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा COO। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, C डबल बॉन्ड C को मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C अटैच है, तो मैंने इसको तो ऐसे बना लिया। अब इस ग्रुप को मैं कैसे लिखूंगा? C ट्रिपल बॉन्ड C को, ये कार्बन मेरा ये मेन कार्बन है, कौन सा? ये वाला मेन कार्बन, मतलब ये वाला ये कार्बन, तो इसको अटैच है ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो जैसे आपके पास डबल बॉन्डेड C है तो मैं इसको बोलूंगा कि दो कार्बन अटैच है, डबल बॉन्डेड O है तो उसको मैं बोलूंगा कि डबल बॉन्डेड दो, मतलब O में दो ऑक्सीजन है। ट्रिपल बॉन्डेड C है तो मैं इसको बोलूंगा कि 3 C प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है बात? चलिए एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, जैसे C डबल बॉन्ड N हो गया, C डबल बॉन्ड N। अगर मेरे इस वाले ग्रुप पे ये C डबल बॉन्ड N अटैच है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा ऐसे CN। अगर मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको मैं लिखूंगा CN, 3 बार लिखूंगा। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा COOH। समझ में आ रहा है बात? लिखूंगा मतलब मैं क्यों उसको लिखूंगा ऐसे? क्योंकि मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। समझ में आ रहा है? अगर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर अटैच्ड देन दे आर कंसीडर्ड इन दिस वे, कि डबल बॉन्डेड है तो 2 कार्बन अटैच है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन अटैच है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो 3 कार्बन अटैच है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन अटैच है, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो 3 नाइट्रोजन अटैच है, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी तो OH है, तो ऐसे वो ग्रुप्स प्रेजेंट है। अभी हम इसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें प्रायोरिटी हम डिसाइड कर सकते हैं, जो भी हमारा पहला रूल है उसको यूज करके हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। कि जैसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल हो गया, इस टाइप के एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये C डबल बॉन्ड OH, देन ये है C डबल बॉन्ड OH, देन ये है मेरा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जैसे मान लो ये ग्रुप्स है मेरे पास, मैं हर एक को एक्सपांड करके लिखता हूँ क्योंकि आपको ये बातें समझ में आई कि मैं क्या बोल रहा था। इसको मैं एक्सपांड करूंगा, इसको मैं एक्सपांड करूंगा, देन इसको मैं एक्सपांड करूंगा। थोड़ा सा इसको मैं बीच में ले लेता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास ये वाले कार्बन को एक ऑक्सीजन अटैच है, एक ऑक्सीजन अटैच है, OH अटैच है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे प्रायोरिटी देने के लिए। देन इसमें ऐसा है कि COO एंड देन हाइड्रोजन है, इसमें कैसे कंसीडर करूंगा मैं? इसमें मैं ऐसे लिखूंगा एक CH2 तो है बट एक हाइड्रोजन है ना, सॉरी ये हाइड्रोजन है, और इसमें मैं ऐसे कंसीडर करूंगा कि ये C है तो इसको एक CH है, एक C और एक C है। समझ में आ रहा है बात? तो और सबको देखो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको क्योंकि एक कार्बन को अटैच है मेरे डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है। तो अभी मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो चलो पहले इस साइड वाले कार्बन्स को प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ये वाले ग्रुप को। तो हमने जो रूल्स पढ़ा था सेकेंड एंड थर्ड उसको यूज करते हैं कि जैसे यहाँ पे तो सेम कार्बन दिख रहे हैं मुझे दोनों, अभी उसके आगे वाला एटम लिखना है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 2 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन किसको प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली 3 ऑक्सीजन, तो इसको आएगी फर्स्ट, इसको आएगी सेकेंड। समझ में आ रहा है? देन यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसको एक कार्बन 2 कार्बन बट एक हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा आएगी 1 और इसको 2। तो अगर मैं इसमें से प्लेन पास कर दूं तो ये कौन सा बनेगा आइसोमर? चलो बताओ। सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ पे दिख रहे हैं मुझे? प्लेन के अपोजिट साइड, सॉरी सेम साइड में, तो ये आ जाएगा मेरा Z आइसोमर। क्या आ जाएगा मेरा? Z आइसोमर। इसका आप E आइसोमर लिख सकते हो। कैसे? किसी एक ग्रुप की पोजीशन चेंज कर लो किसी एक कार्बन पे। तो जैसे ये है C डबल बॉन्ड है,
C डबल बॉन्ड O OH OH, देन यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ CH और ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये हो गया मेरा E आइसोमर। होप मैं जो कहना चाहता था फोर्थ रूल में आपको समझ में आया होगा कि जो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स में, तो वो इस हिसाब से डिसाइड करती है। हर बार ऐसा कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप देख के भी पहचान सकते हो कि जैसे ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N H, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देन C डबल बॉन्ड O H एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप सामने से देख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे बस 2 है, तो ऑब्वियसली 3 वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे सेकंड आएगी। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस एक कार्बन, तो ऑब्वियसली इसको आएगी फर्स्ट, इसको आएगी सेकंड। तो ये हो गया मेरा Z आइसोमर। समझ में आ रहा है? तो ये हम प्रायोरिटीज देख रहे हैं कि जैसे कीटोन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड, देन नाइट्राइल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इमाइन। तो ये हो गया ग्रुप्स। और एक और देखते हैं चलो, जिसमें थोड़ा सा ईस्टर वगैरह ले लेते हैं हम। जैसे C डबल बॉन्ड O OH है, देन C डबल बॉन्ड O CH3 है, देन C, इसमें क्या लेते हैं, चलो मान लो अमाइड ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 एंड यहाँ पे ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड O CH3। तो बताओ अब प्रायोरिटी क्या आएगी? तो जहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन अटैच है डायरेक्ट, 1 2 3 ऑक्सीजन। अब ये भी सेम आ गए। फिर ऑक्सीजन के आगे वाला बॉन्ड देखना है किसके साथ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के, तो इसको आएगी फर्स्ट, देन इसको आएगी सेकेंड। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन एक कार्बन। नाइट्रोजन और कार्बन में कौन सी किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो ये हो गया मेरा Z आइसोमर। होप आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने। तो चलो आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ क्या आएगा। तो जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O CO OH, देन COOMe, देन यहाँ पे है OH एंड यहाँ पे है CH3। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा बताओ? ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो ये है, यहाँ पे इसको आएगी फर्स्ट, यहाँ पे आएगी सेकेंड। अब देखो यहाँ पे कार्बन को अटैच डायरेक्टली ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली इसको आएगी फर्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कार्बन है, तो इसको आएगी सेकेंड। तो जो भी हमारा आएगा वो इसको फर्स्ट, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, तो ये रहेगा Z आइसोमर। समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ होमवर्क के लिए। C डबल बॉन्ड C OH, देन N CH3, यहाँ पे आएगा H, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH एंड देन यहाँ पे लिख लो NH2। चलो इसका सॉल्व करो आप, EZ के क्या आएगा। देन नेक्स्ट C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O Me, देन C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OMe, देन C डबल बॉन्ड O NH2। इसका सॉल्व करो आप, क्या आएगा। देन थर्ड है C डबल बॉन्ड C CH3, देन यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2 एंड यहाँ पे मेरा है ड्यूटेरियम। तो इनका क्या आएगा, ENZ आइसोमर आप सॉल्व करके कमेंट कर सकते हो आप एज अ होमवर्क बोल के। समझ में आ रहा है ये? तो ये तो हो गया फोर्थ रूल मेरा। चलो इसके आगे यहाँ पे हम बस इतने ही रूल है, तो जो सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल हमने देखे, तो होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा धीरे से देखो वीडियो और फिर से रिपीट में देखो कि ENZ के रूल्स क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होता है। तो ये आपको पूरा अल्कीन्स के बारे में समझ में आएगा। तो हमने तो बस देखा ये अल्कीन मॉलिक्यूल्स के लिए। आगे हम देखते हैं, जैसे मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड हो गया, ऑक्साइन हो गया, साइक्लोएल्केन्स, तो ये 3 पार्ट रह गए। तो ये तीनों के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और एक और कंसेप्ट है कि जैसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।